बजट 2016 में इक्वलाइजेशन लेवाई बोल के एक आया था, जिसमें टैक्स वगैरह जो ऑनलाइन सोर्सेज है जैसे अमेजोन हो गया या जो भी डिजिटलाइज प्लेटफॉर्म है जैसे अमेजोन, फेसबुक, गूगल, इसमें जो हम लोग ऐड देते हैं, कोई भी इंडियन कंपनी जैसे वीडियोकॉन वगैरह जो अभी ऐड देता है, तो उसमें ऑनलाइन सोर्स में वो लोग जो पैसा डालता है ना, उसमें गवर्नमेंट को कोई भी टैक्स नहीं मिलता है। तो इस बार गवर्नमेंट जो है उसमें 6% टैक्स डाला है 2016 से। इसको लेवाई इक्वलाइजेशन लेवाई बोला जा रहा है। जैसे कि 2 लाख का एडवर्टीजमेंट दिया कोई कंपनी अमेजोन में, तो उसका 6% जो है वो 12,000 रुपये काट के रख देगा, वो बाद में गवर्नमेंट को दे देगा। इससे गवर्नमेंट का जो है टैक्स बढ़ जाएगा, लेकिन अमेजोन का पैसा फिर उस तरफ से कम हो जाएगा, क्योंकि उसको 2 लाख मिलने वाला था, अभी कम मिल रहा है। डायरेक्ट टैक्स है जो कट हो जाएगा टोटल पेमेंट से। इंडियन रेसिडेंट पेमेंट करेगा गवर्नमेंट को, ऐसा नहीं कि अमेजोन पेमेंट करेगा। जो इंडियन रेसिडेंट होगा, जो भी एडवर्टाइजर है, जो वो नहीं, जो एडवर्टाइज दे रहा है एक्चुअली वही पेमेंट करेगा, इंडियन कंपनी या इंडियन रेसिडेंट। रिसेंटली 2020 में वो न्यूज़ में है, क्योंकि इसका एक्सपेंशन किया गया है 2% एडिशनल, मतलब पहले तो 6% था ही और 2% बढ़ा दिया गया है रेवेन्यू जनरेटेड। जितना भी उनका कमाई होगा ना, उसके ऊपर 2% और ज़्यादा लगेगा। जो भी ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस है, मतलब अगर कोई सामान बिक रहा है या कोई सर्विस दे रहा है, सर्विस जैसे कि अगर अमेजोन में या फ्लिपकार्ट में कोई सामान बिक रहा है, कोई भी बुक्स वगैरह कुछ भी खरीद रहे हैं, उसके ऊपर 2% एक्स्ट्रा लग जाएगा। या कोई सर्विस देख रहे हैं, जैसे अमेजोन प्राइम में मूवी देख लिए, तो उसमें से भी 2% जो है उसको देना पड़ेगा। एडिशनल जो 2% लगेगा, ये तो इंडियन कंपनीज के ऊपर नहीं लगेगा। सपोजिंग जो अपना इंडियन जस्ट डायल है, ये सब इसमें नहीं लगेगा, लेकिन अमेजोन ये सब जो बाहरी कंपनी है, नॉन रेसिडेंस जो है, मतलब परमानेंट स्टेशन नहीं, इंडिया का नेचुरल नॉर्मल कंपनी नहीं है, और ये जो है उसका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में ही लगेगा। जिसका 2 करोड़ से भी ज़्यादा कमाई हो रहा है ना, उसके ऊपर 2% का एडिशनल लेवाई लग जाएगा। सर्विसेज दोनों पे को अपोज किया जा रहा है, क्योंकि पहले सिर्फ केवल मात्र एडवर्टीजमेंट पे लग रहा था, अभी तो रेवेन्यू थ्रू सेल्स भी 2 करोड़ से ज़्यादा वो भी लग रहा है। तो नेटफ्लिक्स वगैरह जैसा कंपनी इसको अपोज कर रहा है। फॉरेन बेस्ड कंपनी यूएसए भी सोच रहा है कि उन्हीं लोगों कंपनी को टारगेट किया जा रहा है। लैक ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन डिजिटल सर्विसेज एंड गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू डिजिटल मोड। डिजिटल सर्विसेज मतलब इसके कोई मूवी देख लिया, कुछ एंजॉय कर लिया, उसको बोलते हैं डिजिटल सर्विसेज। लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज मतलब अगर कोई डिजिटल मोड को यूज़ करके, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, डिजिटल मोड को यूज़ करके कोई सुविधा दिया जा रहा है। जैसे ओला में आप कैब बुक कर रहे हैं डिजिटल, लेकिन सर्विस तो आपको नॉर्मली मिल रहा है, हाँ फिजिकल सर्विस मिल रहा है, लेकिन डिजिटल मोड से आप सर्विस को अवेल कर रहे हैं या गुड्स को कोई भी सामान खरीद रहे हैं, तो उस चीज़ में कोई डिस्टिंक्शन नहीं किया गया है। डिजिटल मीडियम एज द मोड ऑफ डिलीवरी है इसमें। तो केवल मात्र एडवर्टीजमेंट पे लगता था, लेकिन अभी जो है टैक्स बेस को और बड़ा कर दिया है, तो टैक्स बर्डन बहुत हाई हो जाएगा, रेवेन्यू के ऊपर भी लग रहा है। टोकाइन स्ट्रोम मतलब जो 90% लोग हैं जो कोविड-19 में हल्का बुखार वगैरह एक्सपीरियंस करते हैं, फिर ठीक हो जाता है, लेकिन 10% जो है बहुत सीवियर केस हो जाता है, जिसमें आदमी मर भी जाता है। उसका कारण है ओवरड्राइव ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, मतलब इम्यून रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स करता है। द कम्युनिकेशन अमंग इम्यून सेल टेक्स प्लेस। इम्यून सेल्स में कैसे कम्युनिकेशन होता है, ये टोटल साइटोकाइंस के ऊपर होता है। मात्र इम्यून सेल्स नहीं, ऑलमोस्ट सारा सेल्स ही साइटोकाइंस प्रोड्यूस करते हैं, वैरायटी ऑफ सेल्स। फिर जाके ये साइटोकॉन्स अपना अगल बगल में जितना भी सेल्स के साथ जाके बाइंड करते हैं ऑन द सर्फेस ऑफ द सेल। ये साइटोकाइन सेल जाके कोई स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ अदर सेल्स का लग जाता है, तो फिर या तो सेल जो है डिवीजन करता है या ग्रो कर जाता है, या तो अपना साइटोकिन रिलीज। साइटोकाइंस हार्मोन की तरह है, मेम्ब्रेन से बाउंड रहता है, सोल्यूबल है, वाटर वगैरह में सोल्यूबल हो जाता है। केमिकली ये लोग प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन होता है और बहुत ही छोटा होता है, 330 kDa की तरह। साइटोकाइंस में इंटरफेरन जो होता है वो वायरल रेप्लिकेशन को रोकता है। इंटरल्यूकिन्स, इंटर मतलब दोनों के बीच में, बिटवीन, और ग्रीक ल्यूकस मतलब वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स के बीच में जब दोनों कम्युनिकेट करते हैं, तो वो साइटोकाइंस का नाम होता है इंटरल्यूकिन्स। हालांकि अदर सेल्स भी यूज कर सकते हैं इंटरल्यूकिन्स। साइटोकाइंस का बहुत शॉर्ट लाइफ होता है, वो आसपास में ही काम करते हैं शॉर्ट डिस्टेंस में, जिसको ऑटोक्राइन बोलते हैं, मतलब खुद पे ही अगर वो काम कर रहे हैं तो ऑटोक्राइन बोलते हैं, या तो पैराक्राइन बोलते हैं जो बगल वाले सेल्स पे काम करता है। पैराक्राइन में वो दूसरा बगल का सेल्स पे काम करता है, वो कंसंट्रेशन पे ज़्यादा इफेक्टिव है। ये बहुत स्पेसिफिक होता है ना, स्पेसिफिक हाई एफिनिटी, मतलब एक ही पर्टिकुलर के ऊपर ही है। इंटरफेरेंस जो है इंटरफेयर करता है वायरस रेप्लिकेशन के ऊपर, ये इंपॉर्टेंट है। टाइप 1 होता है अल्फा बीटा, ये प्रोड्यूस करता है वायरल इन्फेक्शंस के रिस्पॉन्स पे, और टाइप 2 जो होता है वो फेगोसाइटोसिस करता है बाय माइक्रोफेजेस। साइटोसिस मतलब मैक्रोफेजेस जब छोटा मोटा केमिकल्स को या जो भी है बाहर से आया हुआ चीज़ को खा के मार देता है। कोविड-19 लंग्स को इफेक्ट करता है, इम्यून सेल्स बहुत ज़्यादा एक्शन स्टार्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ द साइटोकाइन स्ट्रॉम, ओवरड्राइव हो जाता है इम्यून सिस्टम का, इसलिए जो स्मॉल प्रोटीन जो रिलीज होता है इम्यून सेल्स में, उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन आ जाता है। जैसे आपका हाथ पाँव जब कट जाता है या तो चोट आता है तो कैसे लाल हो जाता है, बहुत ज़्यादा अगर लाल होने लगा बहुत ज़्यादा तो फिर कैसा लगता है, उस तरीके से पैचेस की तरह बहुत ज़्यादा लाल हो जाता है और बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसके बाद ही डेथ होता है। हाइपर इन्फ्लेशन हो जाता है, और इसके लिए स्पेसिफिकली कोवलेंट प्लाज्मा थेरेपी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये फिर टाइम कंज्यूम होगा सिक पेशेंट को प्लाज्मा थेरेपी देना, इसलिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बना रहा है, वो भी एक तरह का प्रोटीन ही है जो एंटीबॉडी की तरह ही है, मिमिक्स एंटीबॉडी की तरह ही होता है, और वो भी बाइंड करता है एंटीजन के साथ और फाइनली फिर उसको ब्लॉक कर देता है या तो उसको किल कर देता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का नाम है इटोलिजुमाब।
मोनोक्लोनल एंटीबॉडी नया नहीं है, पोरियोरियासिस के लिए, वो स्किन इन्फ्लेमेशन, अदर रेस्पिरेटरी बॉडी के लिए भी यूज़ किया जा रहा है। जैसे स्किन सेल्स में ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करता है या तो रेड पैचेस आ जाता है, तो उसमें पहले भी है। ये मैन मेड एंटीबॉडीज़ है, ह्यूमन मेड क्रिएटेड है, आर्टिफिशियल है। ये टी सेल्स को ये बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करता है। इसमें क्लिनिकल ट्रायल फेज 3 ट्रायल हो गया, लेकिन उतना ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इंडिपेंडेंट जर्नल में देने से इंडिपेंडेंट एजेंसीज वगैरह इसको काउंटर कर सकते हैं। इसलिए ट्रायल स्टेज में यानी ट्रायल से पहले ही बार्गेनिंग हो सकता है, जिसको बोला जाता है प्ली बार्गेनिंग, जो सामने विक्टिम, एक्यूज्ड और प्रोसिक्यूशन बैठ के कर सकते हैं। और जो भी प्लीड होता है गिल्टी, वो खुद को मान लेता है कि आई एम गिल्टी, और साथ ही साथ जो है उसको सेंटेंस भी कम किया जाता है, लीलियन चार्ज लिखा जाता है। जैसे 7 साल का चार्ज की जगह पे 2 साल या 3 साल हो सकता है। एक्यूज इनिशिएट करता है और सारा पार्टीज एक साथ में मिलता है, एग्री करता है, फिर सेंटेंस जो है उसको मिनिमम हाफ कर दिया जाता है, या तो 1/4 भी कर सकता है, मैक्सिमम 1/4। मतलब अगर 10 साल का जेल था तो उसको 2.5 साल मिनिमम कर सकते हैं, मैक्सिमम, उससे कम नहीं कर सकते। 2016 के हिसाब से अभी तक 0.45% केस ही ऐसा हुआ है जो कि प्ली बार्गेनिंग किया है, क्योंकि अवेयरनेस कम है और उसको सारा केस के लिए अलाउड भी नहीं है। डिसएडवांटेज ये है क्रिमिनल रिकॉर्ड रह जाता है, और इसके अगेंस्ट में एक बार अगर आपने एक बार नेगोशिएट कर लिया तो बाद में आप अपील भी नहीं कर सकते हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। एक तरह से सॉफ्ट जस्टिस है, मतलब जस्टिस कम कर दे रहा है, गिल्टी को कम पनिशमेंट मिल रहा है अगर वो एग्री कर रहा है, तो ये तो कहीं ना कहीं खराब है ना, टोटल पनिशमेंट नहीं मिल रहा है। और ये पीपल हु कैनॉट अफोर्ड, अपना बेल वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या कोई सीवियर अगर कोई मतलब पैसा नहीं, डिसएडवांटेज पीपल जो है जो अपना टोटल खर्चा नहीं उठा सकते हैं या तो एडवोकेट हायर नहीं कर सकते, वही लोग ये अफोर्ड करते हैं। गवार माफिया वगैरह उनको फोर्स भी कर सकते हैं। जिसमें अंडर ट्रायल कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा पेंडिंग है अंडर ट्रायल्स इंडिया में, फिर सेंटेंस कम हो जा रहा है, गुड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जस्टिस मिल जाता है, लीगल प्रोसेस ज़्यादा लंबा नहीं टांगता। अलाउड इन ऑल केसेस, 7 साल से ज़्यादा जेल हो रहा है, डेथ या लाइफ सेंटेंस में नहीं देगा। फिर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जैसे अगेंस्ट वुमेन हो गया या चिल्ड्रन हो गया बिलो 14 ईयर्स, उसमें उस केस में नहीं होता है ये प्ली बार्गेनिंग। ये CRPC एक्ट को 2005 में अमेंड करके किया गया था कि ये सब केस में प्ली बार्गेनिंग नहीं होगा। एक्यूज्ड इनिशिएट करता है और हाफ तक हो सकता है, मतलब अगर 7 साल है तो 3.5 साल तक हो सकता है, मैक्सिमम आपका 1/4 मतलब ये 1.75 ईयर्स तक हो सकता है, मतलब 1.5 साल से थोड़ा ज़्यादा। इसी एक्ट को 2005 में अमेंडमेंट करके 2006 में इंट्रोड्यूस किया गया था। लॉ कमीशन भी रिकमेंडेशन दिया था। 142 मतलब 142 लॉ कमीशन, 154 लॉ कमीशन और 177 लॉ कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया था। और CRPC 2005 में अमेंड किया था, आर्टिकल 265A और 265L। कालीनाथ कमेटी ने भी रिकमेंडेशन दिया था प्ली बार्गेनिंग के ऊपर, और ये वॉलेंटरी होना चाहिए, पिटीशन रिपीट करना पड़ता है, इन कैमरा हेयरिंग होता है, जब सेटिस्फाइड होता है म्यूचुअली तभी जाके इसको दिया जाता है। स्पीडी ट्रायल होता है, इससे कॉस्ट कम लगता है, अंडर ट्रायल्स कम हो जाता है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 से नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड बना था, वो स्टेट लेवल पे भी है और नेशनल लेवल पे NDRF है। वगैरह या क्रूड पेट्रोलियम जो हम लोग खरीदते हैं ना, NCDD लगता है। NCDD एक तरह का ड्यूटी है, नेशनल कैलामिटी कॉन्टिजेंसी ड्यूटी। अगर कोई नेशनल कैलामिटी हुआ या कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई इन्वायरमेंटल डैमेज हुआ, तो वहाँ पे ये लग जाता है। जैसे फ्लड हो गया या कोई नेचुरल कैलामिटी हो गया, तो वो जो है ये इंटायरली फंडेड, NDRF को टोटली सेंटर ही पैसा देता है NCDD से। मतलब ये जो ड्यूटी लगता है सिगरेट वगैरह, वहाँ से पैसा उठा के NDRF को फंड करता है सेंटर। व्यक्ति सिगरेट पी रहा है वो कहीं ना कहीं NCDD में पैसा दे रहा है, जिससे NDRF को पैसा मिल रहा है और जो डिजास्टर रिलीफ में काम में आ रहा है। स्टेट का जो होता है SDRF, उसमें 75% फंड सेंटर देता है और बाकी 25% स्टेट को, कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ता है। एनुअली SDRF को उतना ही पैसा मिलता है जितना स्टेट फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन देता है, उतना ही गवर्नमेंट देता है, 75%। फाइनेंस कमीशन अगर 1 लाख का रिकमेंडेशन दे दिया 1 लाख करोड़ का, तो उसमें से 75,000 करोड़ देगा सेंटर और 25,000 करोड़ देगा स्टेट। स्टेट्स को यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना पड़ता है। जो यूटिलाइजेशन मतलब वो पैसा कहाँ पे खर्चा किया, ऐसा नहीं है कि वो अकाउंटेबिलिटी नहीं होता है, कहाँ पे खर्चा किया कहाँ पे नहीं किया, वहाँ पे दिखाना पड़ता है यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, नहीं तो नेक्स्ट टाइम फिर ग्रांट नहीं मिलेगा SDRF में विदाउट यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट। नो फ्यूचर एलोकेशन ऑफ फंड विल बी मेड। NDRF का पैसा इमीडिएट रिलीफ के लिए देता है, जैसे कहीं पे फ्लड हुआ तो इमीडिएटली उनको खाना पहुंचाना, सुविधा पहुंचाना, मेडिसिन पहुंचाना, लेकिन किसी भी तरह का कॉम्पेंसेशन बाद में घर बनाने का लॉस डैमेज के लिए या कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह का डैमेज का पैसा नहीं देता है SDRF NDRF से। SDRF के पास पैसा है, SDRF में पैसा है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट फिर भी उतना फंड नहीं है जितना नेचुरल कैलामिटी को रोकने के लिए चाहिए। कोपिंग कैपेसिटी ऑफ द स्टेट से बियॉन्ड है, तब एडिशनल फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम द NDRF से एडिशनल पैसा मिल जाता है SDRF को। 1992 में इंडिया और US ने मिलकर स्टार्ट किया था मालाबार ड्रिल प्रोजेक्ट। बाद में 1998 में न्यूक्लियर जब टेस्ट किया, इंडिया ने न्यूक्लियराइजेशन किया था 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में, तब थोड़ा सा रोक आया था। फिर 2002 से ये एनुअल फीचर हुआ, मतलब हर साल एक बार होता था। 2007 में इसका स्कोप बढ़ा दिया गया और मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज कर दिया गया, जिसमें 3 अदर नेशंस भी इन्वॉल्व हो गए, जैसे जापान, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर। और अगेन मेड बायलैटरल एक्सरसाइज, हाउएवर ये बाद में एक बायलैटरल
एक्सरसाइज फिर से बन गया, मतलब इंडिया यूएस के बीच में। जापान फिर से ज्वाइन किया था 2015 में ये मालाबार एक्सरसाइज, मतलब अलग से। और मालाबार एक्सरसाइज अभी इंडिया का क्रेडिबिलिटी बढ़ाता है मैरिटाइम सिक्योरिटी डोमेन में और प्रायोरिटाइज करता है ऑल 3 ग्लोबल कॉमन्स जैसे ओशन, स्पेस एंड साइबर स्पेस। ऑस्ट्रेलिया फिर से ज्वाइन करना चाहता है, जो कि पहले 2007 में सब एक ही साथ थे। ऑस्ट्रेलिया, जापान और सिंगापुर भी था इंडिया यूएस के साथ। कुरमा 2017 में स्टार्ट किया गया था, लेकिन अभी एक नया ऐप आया है, मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन आप जो कुरमा का नाम से है, जो टर्टल कंजर्वेशन के लिए है। वर्ल्ड टर्टल डे 23 मई को सेलिब्रेट किया था, उस दिन लॉन्च किया है। डेवलप्ड बाय इट कैन, मतलब इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क, और कोलैबोरेशन में है टर्टल सर्वाइवल अलायंस ऑफ इंडिया एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी। उसको डाटाबेस देता है ताकि वो कोई भी टर्टल को आइडेंटिफाई कर पाए, वो कौन सा स्पीसीज है, नियरेस्ट लोकेशन जो है रेस्क्यू सेंटर्स का, उसका भी नॉलेज देता है, कहाँ पर अक्रॉस द कंट्री कहाँ पे उस टर्टल को रख सकता है। 2019 में ट्रैफिक के रिपोर्ट अनुसार टॉर्टोइल्स एंड वेस्ट वाटर टर्टल्स आर मोस्ट ट्रैफिक्ड इन द कंट्री। देखते नहीं है लोग, अपने घर में भी रखते हैं। इंडियन वाटर्स में टोटल 5 स्पीसीज है, जिसमें एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, एक एंडेंजर्ड है और 3 जो है वल्नरेबल है। यूसीएन रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज के हिसाब से वल्नरेबल है ऑलिव रिडले, लेदरबैक एंड लॉगरहेड। 3 टर्टल एंडेंजर्ड है और हॉकबिल टर्टल क्रिटिकली एंडेंजर्ड। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1971 के शेड्यूल नंबर 1 के हिसाब से ये लोग प्रोटेक्टेड है। टर्टल्स प्रोटेक्टेड इंडिया में है अंडर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और गंगा रिजुविनेशन प्रोग्राम के अंदर में। और ऑर्बिटर मिशन जो नासा और यूरोपियन यूनियन का जो ईएसए है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ये दोनों मिलके फर्स्ट इमेज ले रहे हैं इंडिया का, एकदम हाफ हाफ, मतलब अर्थ का और सन का एकदम बीच में यहाँ पे से खड़ा होकर वो लोग फोटो लेंगे डिस्टेंस ऑफ 100। ये क्लोजेस्ट ऑब्जर्वेशन है सन का अब तक का। एंड ये कैंप फायर दिखाएगा, जो स्ट्रक्चर्स है जैसे मिनिएचर सोलर फ्लेयर जो आते हैं, मतलब आँख का गोला की तरह, वो जो थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया जा सकता है कि सन का कोरोनल हीटिंग कैसे होता है। वो स्पेसक्राफ्ट है अर्थ ऑर्बिटर मिशन, जो पहली बार इस स्पेसक्राफ्ट से हम लोग अर्थ का जैसे पोल्स होता है वैसे सन्स का भी पोल होता है, और उसका पोल का पहली बार हमको फोटो मिलेगा सोलर ऑर्बिटर मिशन से। और ये भी एक्सप्लेन करेगा कि मैग्नेटिक एनवायरनमेंट क्या होता है, क्योंकि मैग्नेटिक एनवायरनमेंट की वजह से तो सोलर फ्लेयर्स निकलता है ना, और ये बाद में सन स्टॉर्म करता है। 11 साल में एक बार सोलर साइकिल होता है, इस तरह का साइकिल होता है, और घूमने के बाद फिर सोलर स्टॉर्म्स होता है, पीरियडिक सोलर स्टॉर्म। ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है। सन के पास भी पोल है जिसके ऊपर खड़ा रहता है, और पोल की वजह से मैग्नेटिक पोल की वजह से मैग्नेटिक अर्थ इफेक्ट होता है, और उसकी वजह से जो है सोलर स्टॉर्म निकलता है। और 11 साल में जो है जब कंप्लीट होता है तो पार्कर सोलर प्रोब एक लिविंग विद अ स्टार प्रोग्राम के अंडर में आता है, उसी का एक पार्ट है, और डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ जो सन और अर्थ सिस्टम है उसको स्टडी कर रहा है। ये प्रोब गैदर करेगा इन्फॉर्मेशन सन के एटमॉस्फेयर के बारे में, जो ये वन ऑफ ऑल्सो द क्लोजेस्ट ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट जो उसके सामने जाएगा, एवर गॉन टू सन। करेगा सन का कोरोना में हीट और एनर्जी कहाँ से आता है, और ये भी सोर्स ऑफ सोलर विंड्स एक्सेलरेशन, इतना जल्दी मतलब इतना जोर से जो सोलर विंड निकलता है ऐसे जैसे, ये कहाँ से निकलता है, व्हाट इज द सोर्स। कोरोना से भी आ सकता है या इंटीरियर से भी आ सकता है सन का। इंडिया आदित्य L1 लॉन्च करने वाला था, जो लटक गया। L1 मतलब लटक गया था। अर्ली 2020 में ये सन का कोरोना को स्टडी करने के लिए लॉन्च किया गया था, लेकिन कोरोना आ गया तो नहीं जा पाया। आउटर मोस्ट रीजन ऑफ द सन को ही कोरोना बोला जाता है। बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर रहता है, करीबन 1 मिलियन ज़्यादा रहता है। जैसे नॉर्मली अंदर में 6000 रहता है, लेकिन बाहर में 1 मिलियन करीबन ज़्यादा रहता है। मिलियन डिग्री केल्विन से भी ज़्यादा टेम्परेचर रहता है कोरोना में, और सिर्फ केवल 6000 डिग्री केल्विन रहता है अंदर में। तो इतना हाई टेम्परेचर का राज क्या है? सन इज स्टिल अननोन, सो आदित्य L1 वाज एमिंग टू अंडरस्टैंड इट। रबर एक्ट 1947 के हिसाब से रबर बोट इंडिपेंडेंस के टाइम में आया था, जिसने टोटल साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल और जितना भी इकोनॉमिक है, मार्केटिंग है, कितना प्राइस होगा, दाम होगा, सब कुछ ठीक ठाक करता था रबर का। और उसी के एडवाइस पे सेंट्रल गवर्नमेंट काम करता था, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कोटायम केरला में है, और इसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रेट वगैरह भी ठीक करता था। लेकिन जब 1991 में ट्रेड रिफॉर्म्स आया, तब से ये कंपटीशन बहुत ज़्यादा, प्रोडक्शन भी कम हो गया है, और साथ में फार्म डाइवर्शन भी हो गया फार्मलैंड्स को अदर क्रॉप मैन्युफैक्चर में। और 60-65% मैसिव टायर के लिए बाहर से इंपोर्ट कर रहा है। इसमें कोई प्राइस कंट्रोल नहीं है, कोई रिसर्च या टेक्निकल असिस्टेंस, कोई सब्सिडी कुछ भी नहीं दिया जाएगा। यूरोपियन जर्नल ऑन क्लिनिकल मेडिसिन न्यूट्रिशन के बारे में बताया गया है कि इंप्रूविंग विटामिन डी का स्टेटस अगर बढ़ जाएगा तो कोविड-19 के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि कैल्शियम इन द बोन्स भी बढ़ जाता है, इन्फ्लेमेशन भी कम हो जाता है। तो न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट को कंसल्ट करके डोजेज वगैरह बढ़ाइए। कैल्सीडियोल या कैल्ट्रियोल, कैल्सीडियोल शायद ऊपर के पोर्शन में यानी लंग्स वगैरह में कैल्सीडियोल होता है, और कैल्ट्रियोल जो है किडनी वगैरह में रहता है। प्रैक्टिस MCQs। रिसेंटली तबलीगा जमात के लोगों ने एक सिविल ऑफेंस के केस में उन लोगों ने प्ली बार्गेनिंग कर लिया, और पहले से पैसा देके कम फाइन देके निकल लिए। प्ली बार्गेनिंग सिर्फ मात्र अक्यूज्ड ही कर सकता है इंडिया में, ओनली अक्यूज्ड कैन मूव फॉर प्ली बार्गेनिंग। रेजोल्यूशन 2231 जो है ये बेसिकली ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को टारगेट कर